हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री बानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इंपीरियल पावर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता एम्पायर। इस एम्पायर के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये जो डिस्कस करने वाले हैं हम, ये तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कि यूपीएससी के लिए सजेस्ट की जाती हैं, और इन्हें आप यूजीसी नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को शुरू कर देता है। सो बेसिकली एज आई मेंशन, गुप्ता एम्पायर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। आप सभी ने गुप्ता एम्पायर के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो वो है 300 से लेकर के 700 सीई। ये ध्यान रखें, सी ही है, बीसी नहीं है। सी मतलब कॉमन एरा। तो 300 से लेकर के 700 सी गुप्ता टाइम पीरियड, गुप्ता पीरियड भी आप इसको कह सकते हैं, जब गुप्ता एम्पायर का इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है। आप गुप्ता एम्पायर, गुप्ता किंगडम भी आप इसको बोल सकते हैं, ये मर्ज करता है एज अ ग्रेट पावरफुल ग्रेट पावर एंड अचीव द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमें समझना है। यानी कि गुप्ता एम्पायर ने मौर्य एम्पायर के बाद इंडिया में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को अचीव किया, जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इससे पहले केवल हमें देखने को मिला था मौर्य एम्पायर में। मौर्य एम्पायर से पहले और उसके बाद हमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि मौर्य एम्पायर से पहले और मौर्य एम्पायर के बाद इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स रूल कर रहे थे। कोई एक किंगडम नहीं था जिसका पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल हो। लेकिन गुप्ता एम्पायर ने कर दिखाया। गुप्ता एम्पायर के रूल के टाइम हमें देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। पॉलिटिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब एक है, यूनाइटेड है। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो इनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और कई ऐसे किंगडम्स होते हैं जिनको ये अपने हेजुमनी या अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, लेकिन साथ ही में एक नेगेटिव फीचर भी हमें इंडियन इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में देखने को मिलता है, वो है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जिसे सामंतवाद भी कहा जाता है, इसका डेवलपमेंट हमें इसी टाइम देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म क्या है, क्या होता है इसमें, वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि फ्यूडलिज्म, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे फीचर्स हमें गुप्ता एम्पायर में देखने को मिलता है। तो गुप्ता एम्पायर एक, आप कह सकते हैं, इट वाज एडवांस मौर्य एम्पायर। यानी कि गुप्ता एम्पायर मौर्य एम्पायर जैसा ही था। जैसा मौर्य एम्पायर में भी हमें सेंट्रल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने को मिला, वहां पर भी हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिली, एक स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी देखने को मिली, गवर्नेंस देखने को मिली। वैसे गुप्ता एम्पायर में भी देखने को मिला। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मौर्य एम्पायर वाली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, मौर्य एम्पायर। और इस चैनल पे आपको युपेंद्र सिंह की जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, डिस्कशंस भी देखने को मिलेंगे। सो वेट मत कीजिए, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। गुप्ता एम्पायर सिर्फ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, फ्यूडलिज्म या फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। हमें गुप्ता टाइम पीरियड में ही संस्कृत के जो एपिक्स, संस्कृत के जो लिटरेचर है वो देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कालिदासा, विशाखा दत्ता, तमाम ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहे, साइंटिस्ट रहे। जैसे कि आप देखेंगे बृहस्पति थे, नारदा थे, आप देखेंगे बाकी अलग जितने भी स्मृतिज हैं उन सब के हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, जैसे आर्यभट्टा, ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कंट्रीब्यूशन गुप्ता टाइम से हम ट्रेस कर सकते हैं। इनके टाइम पर सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि साइंस में भी, स्कल्पचर वाली फील्ड, फाइन आर्ट्स, हर जगह हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। इसलिए काफी हिस्टोरियंस इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन एज अ फ्यूचर हिस्टोरियन आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इन सारे मोरल जजमेंट से थोड़ा सा दूर रहें और ऑब्जेक्टिवली इन चीजों को सोचें। इसका मतलब यह है कि क्या वाकई में गुप्ता एम्पायर को हमें गोल्डन पीरियड बोलना चाहिए, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलना चाहिए इंडियन हिस्ट्री में? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स भी हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्यूडलिज्म का इमर्जेंस, कैस्ट सिस्टम का इमर्जेंस, और जो महिलाओं का सब्जुकेशन है वो भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिला। तो दोनों फीचर्स हमें इस समय देखने को मिलता है।
चलिए, इन सब के बाद ये ध्यान रखिएगा कि गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज बोला जाता है, लेकिन गोल्डन एज के साथ साथ क्रिटिकल भी रहना आप लोगों को, ठीक है, कि क्या वाकई में गुप्ता एज एक गोल्डन एज थी। अब बात कर लेते हैं गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड सोर्सेज के बारे में। कौन कौन से सोर्सेज है? सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। नारदा, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायना स्मृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है सोशल हिस्ट्री के लिए, सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि स्मृतिज एक कोड ऑफ कंडक्ट को दिखाती थी, जो दिखाती थी किस तरह की सोसाइटी में लॉस थे, किस तरह के लॉस थे, किस तरह के कानून थे, किस तरह की मॉरलिटी थी सोसाइटी में। उसके बाद हमें कदंबका का नीति सारा भी देखने को मिलता है, जो कि एक पॉलिटिकल ट्रिटाइसी है बेसिकली, जो कि बताता है कि किंग के क्या किंग के क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर ये बात करता है। उसके बाद है देवी चंद्रा गुप्ता। ये बेसिकली हमें, ये किसने लिखा है? एक और है इसमें, मुद्रा राक्षस। ये विशाखा दत्ता के, जो कि हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कि गुप्ता एम्पायर का राइज कैसे हुआ। काफी बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट भी हैं, कालिदास के टेक्स्ट है, और काफी चाइनीज ट्रेवलर्स के भी टेक्स्ट हैं जैसे फाशिया, उनके टेक्स्ट में मदद करते हैं इस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें तो एपिग्राफिकल सोर्सेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एपिग्राफिकल सोर्सेज मतलब हमारे बेसिकली इंस्क्रिप्शन से जुड़े सोर्सेस, एडिक्ट से जुड़े सोर्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं, समुद्रगुप्त का। इसके अलावा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का है, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का है, ठीक है, जिसमें 33 लाइन्स हमें देखने को मिलती है, और इसको एनग्रेव कराया था हरिसेन ने। कौन सी स्क्रिप्ट में? नागरा स्क्रिप्ट में, और लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। आई गेस ये चीजें क्लियर है आपको। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस के बारे में बात करें, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस मतलब वो सोर्सेज जो कॉइन से रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड, सिक्कों से रिलेटेड। तो कॉइन्स इस समय गुप्ता किंग्स ने जो इशू किए थे उसमें हमें लेजेंड्स देखने को मिलते हैं, कुछ फिगर्स देखने को मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉइन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जिसमें वीणा बजा रहे हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। सो वो जाकर के जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, जाकर देखेगा कैसा दिखता है। इसके अलावा आप मुझसे यूट्यूब चैनल के अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं शेयर करते रहता हूँ कॉइन्स एंड बाकी तमाम चीजों के बारे में। सो चलिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं गुप्ता एम्पायर की या गुप्ता डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो काफी अलग अलग सोर्सेस है जो अलग अलग जानकारी हमें देता है। हालांकि गुप्ता डायनेस्टी के ओरिजिन और इसके एंटीसीडेंट्स की बात करें तो वो काफी लिमिटेड है, एविडेंस काफी लिमिटेड है, पर फिर भी जो भी लिमिटेड एविडेंस है हमारे पास, उनके बेसिस पे ऐसा लगता है कि गुप्ता किंग जो थे वो मॉडेस्ट ओरिजिन से आए थे, यानी कि हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। यानी कि ये कोई क्षत्रिय नहीं थे, ये कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्षत्रिय नहीं थे। जबकि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में स्मृतिज जो शूद्रा स्मृति, धर्म स्मृति और धर्म सूत्रास के हिसाब से एक क्षत्रिय किंग ही राजा बन सकता है, एक क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। यानी कि आपको राजा बनने के लिए आपको एक क्षत्रिय घर में पैदा होना पड़ेगा, अदरवाइज आप किंग नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इस रूल को हमें टूटता हुआ देखने, ऐसे नियम टूटे हैं, और ये टूटे हुए कब देखने को मिले? जब गुप्ता किंग जैसे लोग भी क्या कर एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं और डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। एनीवे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी सोर्सेस हैं उससे ये पता चलता है कि गुप्ता किंग्स ब्राह्मण्स नहीं थे, ना ही क्षत्रियास थे, या तो ये वेश्यास थे या फिर ये शूद्रास, या आप कह सकते हैं सो कॉल्ड लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं। अच्छा, इसके फाउंडर की बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को इसका फाउंडर माना जाता है। हालांकि इनसे पहले श्रीगुप्त भी थे, पर चंद्रगुप्त इस एम्पायर के रियल फाउंडर माने जाते हैं, रियल फाउंडर, यानी कि इन्होंने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया था, कॉन्सोलिडेट किया था। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो थर्ड रूलर थे इस डायनेस्टी के, ये ध्यान रखेंगे। उनकी शादी होती है कुमारा देवी से। एक सेकेंड, ये नाम नहीं दिख रहा होगा अभी आपको, अब दिखेगा। कुमारा देवी से उनकी शादी होती है। कुमारा देवी एक लिच्चावी प्रिंस थी। लिच्चावी एक गण संघ था, गण संघ नहीं जानते तो आप महाजनपद वाली वीडियो देखेंगे जिसमें हमने बात की गण संघ क्या होता है, ठीक है। तो लिच्चावी क्वीन थी कुमारा देवी, जिनसे इनकी शादी हुई थी।
और इसका हमें इससे पता चलता है कि गुप्ताज के जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे वो बाकी डायनेस्टीज से भी थे। जैसे लिचावी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी आप कह सकते हैं। लिचावी नेपाल में एक किंगडम था जो कि गणसंघ किंगडम था, जहां पे एक किंग नहीं होता है, कहीं किंग रूल कर रहा होता है। तो वहीं से एक प्रिंसेस थी कुमारा देवी जिनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट से। और इनके कॉइन्स पे भी हमें ये इमेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त ओके, हाँ। अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त, द इलस्ट्रेशन ऑफ द चंद्रगुप्त फर्स्ट हैज कॉन्क्वर्ड द होल। ये यहाँ पे बात किया गया चंद्रगुप्त फर्स्ट की कॉन्केस्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने काफी बड़े एरिया को कॉन्कर किया था। प्रयाग, प्रयाग मतलब इलाहाबाद से लेकर के मथुरा, ये पूरा इनके कंट्रोल में था। ठीक है, कलिंगा को भी इन्होंने अटैक किया था, इन्वेड किया था। और ऐसा दावा किया जाता है कांचीपुरम तक पहुंच गए थे। कांचीपुरम साउथ इंडिया में, जो कि पल्लवा कैपिटल है, बहुत दूर है, मतलब अगर नॉर्थ इंडिया से बात करें कंपैरेटिवली। मगध, इलाहाबाद, अवध, ये गुप्ता डोमिनियन थे, यानी कि गुप्ता के कंट्रोल में थे, ऐसा दावा किया जाता है गुप्ता किंग्स के द्वारा। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट फर्स्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, श्री गुप्ता, ये याद रखेंगे। श्री गुप्ता वॉज द फर्स्ट एम्पर, और उनको सक्सीड करते हैं घटोत्कच, जो कि सेकंड किंग होता है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट किसके बेटे होते हैं? घटोत्कच के। तो श्रीगुप्त मैंने अभी पहले भी बताया था, श्रीगुप्त फर्स्ट किंग है इस डायनेस्टी के, सेकंड किंग है घटोत्कच, और थर्ड किंग है चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट को डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस डायनेस्टी को कंसोलिडेट किया, एम्पायर को कंसोलिडेट किया। और चंद्रगुप्त फर्स्ट किसके बेटे थे? घटोत्कच। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो रूल था वो कब से कब तक रहा है? 319 से लेकर के 335 तक, 319 से लेकर के 335 तक का इनका रूल रहा है। ठीक है, और इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था जिसको जो टाइटल था महाराजा दी राज, यानी कि ग्रेट किंग ओवर अदर किंग्स, यानी कि राजाओं के राजा। यानी कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट किंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बड़े किंग आप कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट, ग्रेट किंग है। जबकि जो इनके डैड थे और इनके जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने जो टाइटल अज्यूम किया था वो केवल महाराजा का था। तो महाराजा का टाइटल अज्यूम किया था इनके जो एंसेस्टर्स थे, चाहे वो इनके दादा हो या इनके डैड हो, लेकिन इन्होंने जो टाइटल अज्यूम किया था वो था महाराजा धीराज, जिसका मतलब है ग्रेट किंग, राजा का राजा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट किंग हमने बात कर ली श्रीगुप्त के बारे में, सेकंड किंग थे सेकंड किंग घटोत्कच थे, थर्ड किंग जो थे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ किंग की, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे। ठीक है, सो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, और इन्होंने कब सक्सीड किया था अपने डैड? 335 में, जब इनके डैड का जो रूलिंग रेन था वो खत्म हो जाता है, इनके डैड का जो शासन होता है वो खत्म हो जाता है 335 ईस्वी में, तभी समुद्रगुप्त के शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, एंड एक यूलॉजी बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है, तारीफ को, इसका मतलब एक हमें प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अशोका पिल्लर है, उस पे इनका इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है, जो ये दिखाता है कि ये मौर्य एम्पायर की जो लेगेसी थी उसको आगे बढ़ा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुप्ता एम्पायर जो था वो मौर्य एम्पायर का ही एक रेप्लिका था, एक आप कह सकते हैं एक दूसरा मॉडल था, मौर्य एम्पायर जैसा ही था, लेकिन मौर्य एम्पायर से काफी एडवांस था, क्योंकि मौर्य एम्पायर तो हिस्ट्री में काफी पुराना हो चुका था उस समय रिलेटिवली। एनीवे, आगे बात कर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर के समुद्रगुप्त को तो गुप्ता एम्पायर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। इसकी वजह यह भी है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्कर किया था इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को, और इंडिया को गुप्ता एम्पायर, गुप्ता का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन क्या था? गुप्ता एम्पायर। अब अगर हम बात करें, 4 नदन किंग्स वर कॉन्कर्ड मेनली इन द एरिया अराउंड दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सबसे पहले 4 मुख्य जो नॉर्थ इंडिया के किंग थे उनको इन्होंने सब्जुगेट किया, अपने अंडर लिया। उसके बाद जो साउथ इंडिया के किंग्स थे उनको भी डिफीट किया। ईस्ट इंडिया के जो किंग्स थे उनको
उनसे ट्रिब्यूट लिया, ठीक है, साउथ इंडिया के किंग्स को पहले हराया फिर उनको छोड़ दिया। तो इससे पता चलता है समुद्रगुप्त कितने पावरफुल थे। एंड वीएस स्मिथ नाम के एक स्कॉलर है जो कि समुद्रगुप्त को बोलते हैं कि ये नेपोलियन थे, यानी कि ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका काफी कॉन्केस्ट एंड ये सब रहा। गंगा प्लेन्स की बात करें, सब इन्होंने वॉयलेंटली कॉन्कर किया। फॉरेस्ट किंग्स जो थे, ट्राइबल चीफ्स जो थे सेंट्रल एंड दक्कन के, उनको इन्होंने सब्जुगेट किया। ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं गुप्ता एम्पायर का, जिसमें ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये गुप्ता एम्पायर को कवर करता है। ये वाला आप देख पा रहे होंगे। एंशियंट सिटीज के लिए ये वाला ऑप्शन है, जैसे इंद्रप्रस्था, उज्जैन, मंदसौर, गिरनार, अयोध्या, कपिलावत्सु। और टेम्पल्स के लिए ये वाला है, जैसे मथुरा के टेम्पल्स हैं, भरूच में सांची का भरूच का स्तूप है, प्रयाग में टेम्पल्स है, काशी में है, गया में है। बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए ये वाला सिंबल है, जैसे बोध गया का ये रहा, सांची का स्तूप आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। केव्स के लिए भी ये सिंबल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मैप आप देख सकते हैं, इट्स रेलिवेंट मैप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आसाम के और बंगाल के जो किंग थे, जो ईस्टर्न इंडिया में थे, उनको इन्होंने ट्रिब्यूट पे करने के लिए बोला। पंजाब को इन्होंने ट्रिब्यूट पे करने के लिए बोला। लगभग आप देखेंगे मैप में भी, अगर आप देखेंगे काफी सारा, जैसे नॉर्थ साउथ वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आसाम एंड बंगाल, और ये वाला एरिया आपको लगेगा ये वाला एरिया इनके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा गुप्ता एम्पायर क्लेम करता है कि ये भले उनके डायरेक्ट कंट्रोल में ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल में ये एरियाज उनके थे। आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, दो द स्टेटमेंट इज एग्जैजरेटेड, ऐसा लगता है कि जैसा ये सारी चीजें आप देखेंगे कि आपको लगेगा ये तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। हालांकि ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई अपने एक इंस्क्रिप्शन में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। अभी मैंने जिक्र किया था जिसका हाल ही में, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त का एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन का सोर्स है, एपिग्राफिक सोर्स है। उसमें ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया, लेकिन काफी स्टोरीज मानते हैं एग्जैजरेशन है, काफी बढ़ा चढ़ा के इन्होंने चीजों को रखा है। इसलिए एज अ हिस्टोरियन हमें इस चीज को क्रिटिकली देखना है कि क्या वाकई में ये सारा पोर्शन इन्होंने कॉन्कर किया होगा, ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनके डायरेक्ट कंट्रोल की बात करें, तो इनके डायरेक्ट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वो गंगा वैली तक कन्फाइन था, ठीक है, गंगा वैली तक कन्फाइन था। और जो राजस्थान थे, वो राजस्थान इनको ट्रिब्यूट पे करता था, और जो ट्राइब्स थी राजस्थान की वो इनको ट्रिब्यूट पे करती थी, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी, इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। वहां के किंग्स रूल करने के बदले गुप्ता किंग्स को ट्रिब्यूट दे रहे, ठीक है। गुप्ता जो समुद्रगुप्त थे, उनके कैंपेन्स की वजह से ट्राइबल रिपब्लिक्स का भी हमें क्या देखने को मिलता है, पावर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। ट्राइबल रिपब्लिक्स का मतलब वो रिपब्लिक्स जहां पे रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वो बहुत बड़े किंगडम्स नहीं थे, छोटे छोटे किंगडम्स आप कह सकते हैं, नेपाल के आसपास, सेंट्रल इंडिया में, या फिर राजस्थान में, ठीक है, जहां पे ट्राइब्स। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो रिलेशनशिप है कुशानास के साथ। कुशानास इनसे पहले की डायनेस्टी जो रूल कर चुके हैं, कुशानास के साथ इनका जो रिलेशनशिप था वो काफी सर्टेन नहीं है, ठीक है। और बाकी नथिंग इज रेलिवेंट हियर। ऐसा माना जाता है कि मेघवर्मन जो है, उन्होंने प्रेजेंट, मेघवर्मन कौन है, ये श्रीलंका के किंग थे। इन्होंने परमिशन मांगी थी। श्रीलंका के किंग कौन है, मेघावर्मन। मेघावर्मन जो है वो गिफ्ट्स भेजते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं समुद्रगुप्त को कि वो उन्हें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने दे गया में। ऐसा कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेघावर्मन। मेघावर्मन कहाँ के किंग है, श्रीलंका के किंग है। वो किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समुद्रगुप्त को, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने काफी बड़े बड़े स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया था, जैसे हरिसेन। हरिसेन वही है जिन्होंने इनका प्रयाग प्रशस्ति को भी, जो प्रयाग प्रशस्ति का इंस्क्रिप्शन है उसको कंपोज किया था। संस्कृत लिटरेचर को इन्होंने काफी पेट्रोनाइज किया। इनके टाइम ये वैष्णवाइट फॉलोवर थे, यानी कि वैष्णविज्म के फॉलोवर थे, विष्णु के फॉलोवर थे। इन्होंने हालांकि बुद्धिज्म को भी, बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे वासुगन,
वासुबंधु, उस उनको भी पेट्रोनाइज किया, जिसे पता चलता है कि काफी टॉलरेंट थे, सहिष्णुता को का पालन करते थे। पोइट्रीज का काफी शौक था इनको, म्यूजिक का काफी शौक था, इसलिए इनको कविराज भी बोला जाता है। इनके कॉइन्स में ये वीणा बजाते हुए नजर आते हैं, मैंने बताया था, जो कि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक किंग अगर वीणा बजा रहा है, यू नो, ये ऐसा लगता है हिंदी मूवीज में जैसे शाहरुख खान है वो गिटार प्ले कर रहा है, दिस इज हाउ इट फील्स। क्योंकि अगर आप इनके समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, उसमें वो मार धाड़ वाले हीरो की तरह दिख रहे हैं, ऐसा रॉबिन हुड। एनीवे, तो ये एक बड़ा डिफरेंट एंगल है समुद्रगुप्त ने जो दिखाया, जिसमें एक तरफ वो वीणा भी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ वो दूसरों की वीणा बजा रहे हैं। एनीवे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, जो कि फिफ्थ इंपॉर्टेंट रूलर है। फर्स्ट रूलर थे श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच सेकंड रूलर थे, थर्ड रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, एंड थर्ड रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, एंड फोर्थ रूलर थे समुद्रगुप्त। फिफ्थ रूलर है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, इनको इनके दादाजी के नाम से इनका नाम मिला है, क्योंकि उनके दादाजी यानी कि समुद्रगुप्त के भी पिता चंद्रगुप्त, उनके नाम से मिला है। तो ये काफी कैपेबल रूलर माने जाते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा है 335 से लेकर के 415। अच्छा, फिर समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 335 से उनका टाइम पीरियड रहा था 375 तक। ये सी की बात हो रही है, ये सी मतलब कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि ये पावर में कैसे आए थे, इन्होंने अपने भाई रामागुप्ता को डिफीट किया था, तब जाके पावर में आए थे। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, इनकी कैपिटल पाटलिपुत्रा में थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड किया, कॉन्कर किया बाकी एरियाज को, मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए। इनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की थी वकाटका के राजा से। ठीक है, वकाटका के राजा से की थी अपने बेटी की शादी, इनकी बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। हालांकि बाद में वकाटका जब प्रभावती गुप्त गई, तो इस हिसाब से तो प्रभावती गुप्त जो वकाटका है वो प्रभावती गुप्त का ससुराल हुआ। तो जैसे ही ससुराल में जाती है, उसके बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो जो पूरा किंगडम होता है वो प्रभावती गुप्त के हाथों में आ जाता है। तो हम प्रभावती गुप्त को देखते हैं कि वो महिला होने के बावजूद भी रूल करती हैं बकाटका किंगडम को, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, ये विडो हो गई थी, और इनके बेटे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, इसलिए इनको वो मिला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किंगडम की प्रोस्पेरिटी की, तो रोमन एम्पायर से इनके लिंक्स थे, ट्रेड लिंक्स थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई रूलर्स को हराया, हुन्स को, कंबोजास को, कीर्तन्स को। ठीक है, ये काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी माने जाते थे। इनके कॉइन्स में विक्रमा नाम इनका देखने को मिलता है, देवगुप्ता, देवराजा, सीमा विक्रमा, विक्रमादित्य, सकारी, इस तरह के नाम इनके देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनके दरबार की बात करें तो इनके दरबार में नवरत्न थे, यानी कि 9 इंपोर्टेंट स्कॉलर्स अलग अलग फील्ड के। अब वो कौन कौन से थे, जैसे उनमें कालिदास थे, जो कि संस्कृत के स्कॉलर माने जाते हैं, हरिसेन, उसके बाद है अमर सिम्हा। ठीक है, धनावंतरी भी माने जाते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। अच्छा, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे फाहियान, ये ट्रेवलर थे, चाइना से आए थे, ये इनके दरबार में नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे, इनके दरबार ही नहीं थे, बाहर से आए थे, ये चाइना से आए थे, और ये इंडिया में विजिट करते हैं और इनके समय के बारे में बताते हैं। तो ये इनका सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, आप याद कीजिए, अभी हमने जब सोर्सेस की बात की थी, ये देखिए, ये रहा फाहियान। तो फाहियान का नाम याद रखिएगा, इनका नाम यहाँ पे आया है, ये चाइनीज ट्रेवलर है जो इंडिया में आए थे। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके टाइम पे पीक पे था गुप्ता एम्पायर, यानी कि सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आ जाते चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे थे वो थे कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता फर्स्ट। कुमारगुप्ता फर्स्ट कौन से नंबर के किंग हो गए, 6 नंबर के, और चंद्रगुप्ता 5th नंबर के किंग। ठीक है, कुमारगुप्ता जिन्होंने बाद में चल करके नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, ये ध्यान रखेंगे, और उनको सक्रादित्य भी बोला जाता है। ये लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनके बाद
बाकी रूलर्स आए, लेकिन वो उतने बड़े खास रूलर नहीं रहे जैसे स्कंदगुप्ता थे। स्कंदगुप्ता कुमारगुप्ता के बेटे थे। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्ता के लिए तो 7.3 अलग से टॉपिक दिया हुआ है। समुद्रगुप्ता के लिए इतना अलग से टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन कुमारगुप्ता के लिए आप देखेंगे अलग से कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये कुमारगुप्ता लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। उसके बाद स्कंदगुप्ता और बाकी रूलर्स को उतना वेटेज हम लोग नहीं देते हैं। गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया स्कंदगुप्ता की डेथ के बाद। जिन उनकी डेथ हुई थी 468 BC में। उसके बाद इनका इस एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था हुना इन्वेजन की वजह से। हुनास एक ट्राइब थी जो नॉर्थ वेस्ट से अटैक्स कर रही थी। लास्ट रूलर की बात करें तो विष्णुगुप्त थे इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर। विष्णुगुप्त जिन्होंने रूल किया था 540 से लेकर के 550 सी तक। ठीक है, यानी कि इनके शासन गुप्ता साम्राज्य का अंत कब हो जाता है? 550 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनके समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बहुत सारी चीजें। सो विल डिस्कस अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितना भी रिलेटेड है गुप्ता से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।